सभी सुनने वालों का स्वागत है आज के इस नए और बेहद रोचक गहन विश्लेषण में हम काफ़ी कुछ कवर करने वाले हैं। बिल्कुल। और आज चर्चा के लिए जो स्रोत हमारे पास हैं वो इंडियन स्ट्रैटेजिक अफेयर्स एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंपेंडियम पर आधारित हैं। सही कहा। तो आज का हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? असल में उन सभी उम्मीदवारों की मदद करना जो सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और तैयारी करने वालों के लिए खबरों के इस ढेर से सबसे जरूरी बिंदु निकालना और उन्हें एक प्रशासनिक नजरिए से समझना ही हमारा लक्ष्य है। मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटर के चश्मे से देखना। लेकिन इस ढेर सारी इन्फॉर्मेशन में घुसने से पहले मैं एक नए नजरिए पर गौर करना चाहता था। हाँ, बताइए। जरा सोचिए कि कैसे एक तरफ हिमालय की जम देने वाली ऊंचाइयों में बनने वाली एक सड़क और दूसरी तरफ फाइनेंशियल सेक्टर में कर्ज वसूली के लिए इस्तेमाल होने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोनों बिल्कुल अलग दिशाएं लगती हैं। वही तो, दोनों चीजें भले ही बिल्कुल अलग लगती हूं, पर एक बेहतर और आधुनिक प्रशासन के लिए ये आपस में काफी गहराई से जुड़ी हुई हैं। चलिए इसको थोड़ा खोल कर देखते हैं। और यहाँ पर जो बात सबसे रोचक निकल कर आती है वह ये है कि सिविल सर्विसेज की तैयारी में भी ठीक यही अपेक्षा की जाती है, अलग अलग विषयों और घटनाओं के बीच की कड़ियों को जोड़ना। एकदम सही। जब हम इन स्रोतों को ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें सिर्फ तथ्य या फैक्ट्स नहीं मिलते, हमें एक पूरी तस्वीर मिलती है कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा या अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास किस दिशा में जा रहा है। तो आज हम किसी टेक्स्ट बुक की तरह नहीं बल्कि एक गहरे विश्लेषणात्मक नजरिए से इन सभी मुद्दों को समझेंगे। आइए बिना वक्त गवाए पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा और कूटनीति यानी नेशनल सिक्योरिटी और डिप्लोमेसी से जुड़ा है। सही। यहाँ सबसे पहली और बड़ी खबर आती है नॉर्थ सिक्किम से। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने वहां चुंगथांग लाचेन एक्सेस के पुनर्निर्माण के बाद एक 28 किलोमीटर लंबी सामरिक सड़क का उद्घाटन किया है। और इसके साथ ही एक 400 फुट लंबा बेली सस्पेंशन ब्रिज भी बनाया गया है जिसे तरमचू ब्रिज कहते हैं। बिल्कुल। अब देखिए, एक आम इंसान के लिए शायद ये सिर्फ एक पुल और सड़क बनाने का प्रोजेक्ट हो, पर नॉर्थ सिक्किम का टेरेन और वहां का मौसम कितना खतरनाक होता है ये हम सब जानते हैं। अगर हम इसे बॉर्डर मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के चश्मे से देखें तो ये एक बेहतरीन उदाहरण है। हिमालय जैसे क्षेत्र में हाई एल्टीट्यूड मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स को मजबूत करना बहुत जरूरी है। रक्षा सुरक्षा की सबसे पहली शर्त ही यही है। वही मैं कह रही थी, आप सिर्फ सैनिकों को बॉर्डर पर भेजकर सुरक्षा नहीं कर सकते, उन्हें लगातार सप्लाईज चाहिए होती हैं, बैकअप चाहिए होता है। उसके लिए एक ऑल वेदर कनेक्टिविटी का होना लाजमी है। इसके अलावा स्रोत में एक बहुत ही जरूरी शब्द का जिक्र था, डिजास्टर रेजिलियंस। हाँ, आपदा प्रबंधन। हम जानते हैं कि सिक्किम और आसपास के क्षेत्रों में भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड्स और भारी बर्फबारी आम बात है। ऐसे में ये पक्की सड़क और ब्रिज सिर्फ मिलिट्री मूवमेंट के काम नहीं आते। सही कहा, किसी भी आपदा के समय जब रास्ते कट जाते हैं तो यही इंफ्रास्ट्रक्चर स्थानीय नागरिकों तक राहत पहुंचाने में, उन्हें इवैक्यूएट करने में काम आता है। ये सिविल मिलिट्री कनेक्टिविटी का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर का सीधा असर वहां के नागरिकों पर भी पड़ता है। और यहाँ पर बात इससे दिलचस्प हो जाती है क्योंकि रक्षा के क्षेत्र में भारत सिर्फ जमीन पर ही सड़कें नहीं बना रहा है, हवा और समुद्र में भी अपनी ताकत बढ़ा रहा है। स्रोतों में DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित VSHORDS के 3 सफल फ्लाइट ट्रायल्स का जिक्र है। जिन्हें इसका फुल फॉर्म नहीं पता उन्हें बता दूं कि ये वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। हाँ, ये ऐसे मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं जिन्हें सेना के जवान आसानी से कैरी कर सकते हैं और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले दुश्मन के ड्रोन्स को तुरंत गिरा सकते हैं। और इसके ठीक साथ ही इंडियन एयरफोर्स ने पोखरण में एक्सरसाइज वायु शक्ति 26 आयोजित किया है। इन दोनों डेवलपमेंट्स को एक साथ देखना चाहिए। दोनों को जोड़ने वाला मुख्य बिंदु क्या होगा? टैक्टिकल एयर डिफेंस। बिल्कुल, टैक्टिकल एयर डिफेंस और जॉइंट कॉम्बैट रेडीनेस। DRDO का VSHORDS इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पूरी तरह से स्वदेशी है, यानी आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा है। आजकल युद्ध का तरीका बदल गया है। अब बड़े जेट्स के साथ साथ सस्ते और छोटे ड्रोन्स का खतरा बॉर्डर पर बहुत बढ़ गया है। ऐसे में विदेशी आयात पर निर्भरता कम करना बहुत जरूरी है। वहीं अगर हम एक्सरसाइज वायु शक्ति 26 की बात करें तो ये एक मैसिव फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन है। ये दर्शाता है कि युद्ध की स्थिति में सेना के अलग-अलग अंगों के बीच तालमेल कैसा होगा। सही। और जैसा आपने पहले कहा, बात सिर्फ हवा और जमीन की नहीं है। हाँ, समुद्र में भी काफी कुछ हो रहा है। सदर्न एयर कमांड ने लक्षद्वीप और मिनिकोय क्षेत्र में
एक्सरसाइज कलारी लीप नाम का एक मैरीटाइम ड्रिल किया है। और साथ ही मुंबई हार्बर में INSV कौंडिन्या के फ्लैग इन सेरेमनी की खबर भी स्रोत में दी गई है। INSV कौंडिन्या एक इंडियन नेवल सेलिंग वेसल है। अब अगर हम मैप पर देखें तो लक्षद्वीप की भौगोलिक स्थिति कितनी स्ट्रेटेजिक है, ये किसी से छिपा नहीं है। एक प्रशासनिक सोच रखने वाले व्यक्ति को यहाँ इंडियन ओशन की सिक्योरिटी और एयर सी कोऑर्डिनेशन पे गौर करना चाहिए। लक्षद्वीप और मिनिकॉय हमारे लिए सामरिक रूप से एक चोक पॉइंट की तरह काम करते हैं। वहां इस तरह का युद्धाभ्यास यही दर्शाता है कि भारत अपने समुद्री क्षेत्रों में किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है, चाहे वो पायरेसी हो या किसी और देश की नौसेना का दखल। और INSV कौंडिन्या की बात करें तो ये हमारी समुद्री विरासत यानी नेवल हेरिटेज को सहेजने का एक अनूठा प्रयास है। ऐसी सेलिंग एक्सपीडिशंस सेलर्स के अंदर बिना आधुनिक मशीनों के समुद्र को समझने का कौशल विकसित करते हैं। तो अब सुरक्षा से थोड़ा आगे बढ़ते हुए कूटनीति भी आते हैं। डिप्लोमेसी के फ्रंट पर एक बड़ा कदम सामने आया है। हाँ, स्रोत बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इजराइल का दौरा किया है, जिसका उद्देश्य सामरिक और आर्थिक सहयोग को मजबूत करना है। अब वेस्ट एशिया में जो हालात हैं उन्हें देखते हुए ये दौरा अपने आप में काफी अहमियत रखता है। सुनने वालों को यहाँ निष्पक्ष रूप से समझना होगा कि इंडिया इजराइल पार्टनरशिप लगातार नए आयाम छू रही है, लेकिन ये सिर्फ हथियारों की खरीद तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। तकनीक, कृषि और सबसे जरूरी जल प्रबंधन यानी वाटर मैनेजमेंट, इन क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच गहरा सहयोग है। इजराइल ने डेजर्ट में वाटर टेक्नोलॉजी का जो विकास किया है वो भारत के सूखे क्षेत्रों के लिए काम का है। वेस्ट एशिया डिप्लोमेसी के लिहाज से ये रुख दर्शाता है कि भारत ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स में अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहा है। एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। चलिए अब हमारे विश्लेषण के दूसरे हिस्से की ओर रुख करते हैं, जो सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था और नवाचार से जुड़ा है। शुरुआत एक ऐसी खबर से जो फ्यूचर टेक से जुड़ी है, गुजरात सेमीकनेक्ट कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ी घोषणा हुई है। जापान, साउथ कोरिया और मलेशिया से 1600 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव आए हैं। ये सारा निवेश गुजरात के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को विकसित करने के लिए है। आज की दुनिया में सेमीकंडक्टर चिप्स के बिना एक स्मार्ट बल्ब से लेकर फाइटर जेट तक कुछ नहीं चल सकता। इसे किस तरह देखा जाए? ये आंकड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चिप सप्लाई चेन इंटीग्रेशन। सही। पिछले कुछ सालों में अमेरिका और चीन के बीच के चिप वॉर के बाद भारत खुद को एक रिलायबल चिप मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करना चाहता है। जब जापान और साउथ कोरिया जैसे उन्नत देश निवेश करते हैं तो सिर्फ पैसा नहीं आता, बल्कि देश में टेक टैलेंट और मैन्युफैक्चरिंग रोजगार भी आता है। ये एक पूरा इकोसिस्टम बनाने की शुरुआत है। और नवाचार की जब बात होती है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र होना तो लाजमी है। आजकल AI हर जगह है, पर फाइनेंस सेक्टर में इसका इस्तेमाल सच में हैरान करने वाला है। स्रोत में इसके 3 बड़े टेक डेवलपमेंट्स दिए गए हैं। पहला, सर्वम और SBI लाइफ के बीच पार्टनरशिप हुई है ताकि इंश्योरेंस में AI का उपयोग हो सके। दूसरा, जियो फाइनेंशियल की सब्सिडरी में एक अर्ली एक्सेस फिनसाइडर ऐप लॉन्च किया है। और तीसरा जो सबसे रोचक है, ज्ञानी AI और रेजरपे ने मिलकर एक एजेंटिक AI बेस्ड कलेक्शन सिस्टम लॉन्च किया है। थोड़ा रुक कर अगर मैं एजेंटिक AI को समझाऊं तो ये कोई आम चैटबॉट नहीं है जो सिर्फ प्रेस 1 फॉर दिस बोलता है। हाँ, एजेंटिक AI एक गोल ओरिएंटेड सिस्टम है। यानी अगर इसका गोल है लोन की EMI रिकवर करना, तो ये कस्टमर के रिस्पॉन्स के हिसाब से खुद फैसला लेगा कि बात को आगे कैसे बढ़ाना है, कब सेटलमेंट ऑफर करना आदि। ये सच में थोड़ा साइफाई जैसा लगता है पर ये हकीकत है। और ये तीनों ही विषय AIN, फिनटेक और फाइनेंशियल इनोवेशन के लिए जरूरी हैं। इंश्योरेंस में AI का मतलब है क्लेम्स का जल्दी सेटल होना और फ्रॉड डिटेक्शन में आसानी। लेकिन जो एजेंटिक AI का उदाहरण आपने दिया वह डेट रिकवरी यानी कर्ज वसूली के लिए गेम चेंजर है। ये हमेशा से बैंक्स के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। AI का इस्तेमाल इस प्रक्रिया को ऑटोमेट करने और वसूली की लागत को कम करने में किया जा रहा है। और जियो का फिनसाइडर ऐप इसी डिजिटल फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म रेवोल्यूशन का हिस्सा है। बैंकिंग अब सिर्फ ब्रांच में नहीं, कोड में हो रही है। इस कोड की दुनिया से निकलकर थोड़ा कैपिटल मार्केट्स की बात करते हैं। एक बहुत ही रोचक चर्चा श्रीलंका के DFCC बैंक की है। इस बैंक ने 3 बिलियन श्रीलंकन रुपी का ब्लू बॉन्ड जारी किया है, जो गिफ्ट सिटी के NSE IX पर लिस्ट हुआ है।
यहाँ ब्लू बॉन्ड्स का मतलब मैं बता दूं, जैसे ग्रीन बॉन्ड्स पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं के लिए होते हैं, वैसे ही ब्लू बॉन्ड समुद्री और जल संरक्षण के लिए फंड जुटाने का जरिया है। और एक और खबर आईएफएल होम फाइनेंस की है, जिसे एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी से $300 मिलियन का लोन मिला है। साथ ही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और कैनारा रोबेको के बीच म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक समझौता हुआ है। ये सब आपस में जुड़े कैसे हैं? इनका आधार एक ही है, विशाल आर्थिक समावेशन। सबसे पहले ब्लू बॉन्ड को देखें। इसका हमारी गिफ्ट सिटी में लिस्ट होना एक बड़ा सिग्नल है। ये हमारे ऑफशोर फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म्स के बढ़ते वर्चस्व को दर्शाता है। बिल्कुल, विदेशी कंपनियां और बैंक्स कैपिटल रेज करने के लिए भारत के प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी तरफ आईएफएल को मिला एडीबी लोन मल्टीलैटरल लेंडिंग और अफोर्डेबल हाउसिंग का उदाहरण है। सस्ते दर पर फंड्स आने का मतलब है आम आदमी तक सस्ते आवास के लिए लोन पहुंचाना आसान होगा। और जहां तक बैंक्स और म्यूचुअल फंड्स के टाई अप की बात है, ये सीधे तौर पर फाइनेंशियल इंक्लूजन से जुड़ा है। टियर 2 और टियर 3 सिटीज में जब बैंक ही म्यूचुअल फंड बेचेगा तो आम लोगों को बचत के नए आयाम मिलेंगे। एक तरफ समुद्री पर्यावरण के लिए फंडिंग, दूसरी तरफ एडीबी से घर के लिए पैसा। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन की तस्वीर है। अब आगे बढ़ते हैं पर्यावरण और सतत विकास की ओर। यहाँ पर एक हैरान करने वाला आंकड़ा सामने आया है। हाँ, वाराणसी में एक मुहिम के दौरान सिर्फ 1 घंटे के भीतर 2,51,446 पौधे लगाए गए। इसने एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। आंकड़ा तो बहुत बड़ा है। लेकिन मेरा सवाल यहाँ ये है कि क्या ऐसे मास प्लांटेशन ड्राइव्स लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करते हैं या ये सिर्फ रिकॉर्ड बनाने के लिए होते हैं? एक पॉलिसी मेकर इसे कैसे देखे? ये एक वैलिड सवाल है। सर्वाइवल रेट हमेशा एक चिंता का विषय रहा है। अगर मेंटेनेंस नहीं होगी तो पौधे मर जाएंगे। सही बात है। लेकिन इसका दूसरा पहलू है अर्बन ग्रीनिंग और जन भागीदारी। पर्यावरण संरक्षण सिर्फ सरकारी नीतियों से नहीं हो सकता। जब तक आम जनता की भागीदारी ना हो, सतत विकास नहीं हो सकता। वाराणसी का ये उदाहरण स्थानीय स्तर पर लोगों को जागरूक करने का असरदार तरीका है। रिकॉर्ड बनाना एक ट्रिगर का काम करता है ताकि मास पार्टिसिपेशन बढ़े। और इसी जागरूकता का असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिख रहा है। न्यू दिल्ली में आयोजित क्लाइमेट टॉक्स के दौरान 20 मिलियन यूरो की इंडिया जर्मनी क्लाइमेट इनिशिएटिव शुरू की गई है। दूसरी तरफ नेशनल लेवल पर वेस्ट बंगाल ने बेसिन लेवल रिवर प्लानिंग के लिए GIZ और स्टेट मिशन फॉर क्लीन गंगा के साथ MOU साइन किया है। इन्हें हम क्लाइमेट एडेप्टेशन फाइनेंस के नजरिए से देख सकते हैं। बिल्कुल, क्लाइमेट चेंज अब सिर्फ बातों तक सीमित नहीं है। इसके लिए एक्चुअल फंडिंग चाहिए। विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के आसारों से निपटने के लिए वित्तीय सहायता की जरूरत होती है। वहीं वेस्ट बंगाल के MOU की बात करें तो ये इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट को दर्शाता है। नदियों का पुनर्जीवन किसी नदी के सिर्फ एक छोटे हिस्से को साफ करने से नहीं होता। इसके लिए पूरे बेसिन यानी जहां से नदी शुरू होती है उस पूरे कैचमेंट एरिया की प्लानिंग जरूरी होती है, जिसमें इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की टेक्निकल हेल्प बहुत काम आती है। अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, जहां हम समावेशी प्रशासन यानी इंक्लूसिव गवर्नेंस और संस्कृति पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात गवर्नेंस की। महाराष्ट्र ने भारत का पहला फुली इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म दिव्यांग सहायक पोर्टल लॉन्च किया है। इस एक पोर्टल पर विकलांगता से जुड़ी सभी योजनाओं को एक साथ लाया गया है। ये सोशल जस्टिस और इंक्लूसिव डिजिटल गवर्नेंस को जमीन पर उतारने का बेहतरीन तरीका है। सरकारी योजनाएं तो बहुत होती हैं, पर बेनिफिशियरी को उनका लाभ लेने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म स्कीम्स की डिलीवरी को स्ट्रीमलाइन करते हैं। एलिजिबिलिटी क्रॉस चेक हो जाती है और लीकेज की गुंजाइश भी कम होती है। टेक्नोलॉजी का सामाजिक उत्थान के लिए उपयोग, और जब हम समाज की बात करते हैं तो हमारी संस्कृति उसकी आत्मा होती है, जिससे सहेजना भी प्रशासन का ही काम है। स्रोत में एक दुख की खबर है, पर बहुत जरूरी जानकारी है। ओडिशा के मशहूर घोड़ा नाचा कलाकार और पद्मा अवार्ड से सम्मानित उत्सव चरण दास जी का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इनका योगदान अतुलनीय था। एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में देश की कला की समझ होनी चाहिए। हाँ, घोड़ा नाचा एक फोक आर्ट या लोक कला के रूप में पहचाना जाता है। इन्हें सहेजना सिर्फ जनरल नॉलेज नहीं बल्कि हमारी विविधता को समझने का हिस्सा है। स्रोतों के आखिर में कुछ छोटे पर ध्यान देने योग्य तथ्य भी हैं। एविएशन सेक्टर में मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने बेस्ट एयरपोर्ट एट अराइवल्स ग्लोबली का ASQ अवार्ड 2025 जीता है। और खेल की दुनिया में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन एलिसा हीली ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इसके अलावा 3 मार्च को 2 महत्वपूर्ण दिन मनाए जाते हैं, वर्ल्ड हियरिंग डे और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे।
भले ही ये पॉइंट्स अलग-अलग लगते हों, पर मंगलुरु एयरपोर्ट दर्शाता है कि भारत का एविएशन सेक्टर ग्लोबल मैट्रिक्स पर खरा उतर रहा है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास बन रहा है। और वर्ल्ड हियरिंग डे पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस का हिस्सा है, जबकि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कंजर्वेशन का। तैयारी करने वालों को इन पर हमेशा नजर रखनी चाहिए। तो वक्त आ गया है आज की इस जानकारियों से भरी चर्चा को समेटने का। आज हमने देखा कि कैसे सिक्किम में बनने वाली सड़कें राष्ट्रीय सुरक्षा को नया आकार दे रही हैं। हमने तकनीक और अर्थव्यवस्था को एक साथ देखा, चाहे सेमीकंडक्टर निवेश हो या ब्लू बॉन्ड। हमने एआई के एजेंटिक रूप को समझा, वाराणसी का प्लांटेशन रिकॉर्ड और वेस्ट बंगाल के रिवर प्लानिंग को परखा। और अंत में दिव्यांग सहायक पोर्टल और उत्सव चरणदास जी की कला के जरिए सुशासन को देखा। सभी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। लेकिन इस चर्चा के अंत में मैं सुनने वालों के लिए एक नया और विचारोत्तेजक सवाल छोड़ना चाहूंगी। बिल्कुल। आज हमने देखा कि ज्ञानी.ai जैसे प्लेटफॉर्म्स कर्ज वसूली के लिए एआई का उपयोग कर रहे हैं और दिव्यांग सहायक पोर्टल से योजनाओं को डिजिटल किया जा रहा है। दोनों ऑटोमेशन के रूप हैं। जरा सोचिए, आने वाले वक्त में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की पात्रता तय करने के लिए होगा, तब एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में हम मशीन की एफिशिएंसी और एक इंसान की एम्पैथी यानी संवेदना के बीच का संतुलन आखिर कैसे बनाएंगे? ये एक ऐसी स्थिति है जहां एफिशिएंसी और एथिक्स आपस में टकराएंगे। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर बैठकर सोचना लाजमी है। और शायद इसी सोच के साथ भविष्य के प्रशासन को बेहतर बनाया जा सकेगा। आज के लिए हमारी इस गहरी चर्चा को यही विराम देते हैं। उम्मीद है कि इन मुद्दों को एक नए नजरिए से समझने में मजा आया होगा। सोचते रहिए, नए सवाल उठाते रहिए। फिर मिलेंगे एक और नए और रोचक विषय के साथ।